हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, 50 डेज क्रैश कोर्स में हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इन 2 यूनिट के द्वारा हमने 6 चैप्टर को कवर किया है। सेल यूनिट के 3 चैप्टर और जेनेटिक्स के 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। सेल यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वहां से करीब 10 सवाल आपके नीट में पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो करीब 15 से 20 सवाल आते हैं, यानी करीब 25 सवाल के आसपास का टॉपिक हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगली जो यूनिट यहां पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोटेक। छोटी यूनिट है, केवल 2 ही चैप्टर यहां पर है, लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है। नीट में इस समय 10 से लेकर 12 सवाल इस यूनिट से पूछे जाते हैं। केवल 2 चैप्टर हैं, यानी हर चैप्टर से एवरेज 5-6 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जा रहे हैं। कभी कभी एक चैप्टर से 7-8 सवाल भी पूछे जा रहे हैं बायोटेक से। तो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज इस यूनिट का भी है। यानी अगर हम सेल, जेनेटिक्स और बायोटेक तीनों को मिला लें तो आपके नीट के 90 क्वेश्चन में से करीब 35 क्वेश्चन इन 3 यूनिट से आपको मिल जाते हैं। तो काफी बड़ा वेटेज है। हम लोग उसी सीक्वेंस में क्रैश कोर्स को पढ़ भी रहे हैं जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जिनके जिन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक को हम पहले कवर कर रहे हैं, और जिन टॉपिक का वेटेज कम है उनको हम बाद में रखते हैं। तो यहां पर आज हम बायोटेक का पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर उन पॉइंट को मेनली कवर करते हैं जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, या जिन पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उन पॉइंट को हम यहां पर कवर करते हैं। जिन पॉइंट के आसपास सवाल पूछे जाते हैं उन पॉइंट को हम कवर करते हैं। कोशिश ये रहती है कि नीट के आपके सारे सवाल इन्हीं पॉइंट से कवर हो जाएं। अब चूंकि नॉर्मली जब आप इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है, लेकिन अब नीट का एग्जाम इतना पास आ चुका तो उतना टाइम आप नहीं दे सकते हर चैप्टर को। तो इसलिए अब हम लोग क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि कम टाइम में हम टॉपिक को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को सीखें, समझें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये हमारे पास चैप्टर है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है, और अगले टर्न पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 9 में हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिए हुए हैं: प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, टूल्स ऑफ बायोटेक एंड प्रोसेस ऑफ द बायोटेक। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी हम किसी यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमें 2 साइंटिस्ट के बारे में, मतलब वहां पर एक साइंटिस्ट का जिक्र किया जाता है। जैसे हमने सेल पढ़ा, वहां पर जीएन रामाचंद्रन के बारे में हमने पढ़ा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में हमने वाटसन और क्रिक के बारे में बात की। यहां पर हम बोयर और कोहेन के बारे में बात करेंगे। 2 साइंटिस्ट का जिक्र इस यूनिट में भी किया गया है। हर्बर्ट बोयर, इनका जन्म 1936 में हुआ। 36 को उल्टा कर दो, 63 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और 1969 तक इन्होंने कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर काम किया, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर एक ऐसी खास बात है जिसके द्वारा ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर काट सकते हैं। उस स्पेसिफिक लोकेशन को हम लोग रिकॉग्निशन साइट के नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बनते हैं, और इन पोर्शन को स्टिकी एंड कहा जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जो रिसर्च है ये बोयर के द्वारा किया गया। स्टैनले कोहेन की बात करें तो इन्होंने प्लाज्मिड के ऊपर काफी काम किया। आप जानते हैं कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए दैट आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब इनका जो रेप्लिकेशन है वो क्रोमोसोमल डीएनए पर निर्भर नहीं है।
जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है और उसे न्यूक्लियोइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करने का काम करता है। तो प्लाज्मिड प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, plot freely into the cytoplasm of bacteria and replicate independently from the coding strand of DNA। मतलब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है प्लाज्मिड। कोहेन ने क्या किया? कोहेन ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसके द्वारा ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इनको बैक्टीरिया से रिमूव किया जा सकता है, बैक्टीरिया से निकालने का तरीका, एंड देन रीइंसर्टिंग द प्लाज्मिड इन अदर सेल, और फिर दूसरी सेल के अंदर उसको इंसर्ट करने का तरीका कोहेन ने विकसित किया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में आ सकता है। अब चूंकि ये जो बायोटेक हम लोग पढ़ रहे हैं इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम ही बता रहा, रिकॉम्बिनेंट, री मतलब दोबारा बनाया गया। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन डीएनए का है। दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को हम आपस में जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। जैसे देखो ये प्लाज्मिड डीएनए और ये एक डिजायर डीएनए। डिजायर डीएनए कोई भी जीन हो सकता है, जैसे इंसुलिन जीन हो सकता है, इसे आप एलियन डीएनए, सोर्स डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब प्लाज्मिड डीएनए के साथ आप देखो, प्लाज्मिड डीएनए को यहां से काटा गया और काटने के बाद उसके साथ डिजायर डीएनए जोड़ दिया गया, इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, काटना और जोड़ना। और अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गए। भाई प्लाज्मिड बैक्टीरिया का डीएनए और मान लो ये ह्यूमन का डीएनए, तो दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को आपस में जोड़ के एक नया डीएनए बना दिया गया। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन एंड बोयर के द्वारा 1972 में बनाया गया था। चलिए शुरू करते हैं यहां पर। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, तरीका, टेक्निक, और बायो का मतलब लिविंग, यानी ऐसा कोई भी तरीका जिसमें लिविंग का यूज किया जाए उसे हम बायोटेक के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन, तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स और मेथड ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों का यूज करें या उनके द्वारा बनाए गए एंजाइम का यूज करें टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बनाए जो हमारे लिए फायदेमंद हो और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें या उसके द्वारा बनाए गए एंजाइम का यूज करें। यही बायोटेक है। जैसे दूध से दही का बनना। अब दूध से जब दही का फॉर्मेशन होता है तो भाई दही जो हमारे पेट के लिए फायदेमंद है क्योंकि हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है और इसमें विटामिन बी 12 भी प्रचुर मात्रा में है। अब दूध से दही का फॉर्मेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैब करता है। दूध से ब्रेड का फॉर्मेशन ईस्ट करता है। तो भाई ये जो ईस्ट एक लिविंग है और इसके द्वारा हम ब्रेड बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट है जिसको अपने फायदे के लिए हम यूज करते हैं। जैसे जौ से बार्ली से हम बियर बनाते हैं, फ्रूट जूस से वाइन बनाते हैं, तो वाइन और बियर के फॉर्मेशन में ईस्ट का यूज करते हैं या इसके द्वारा बनाया गया एंजाइम जाइमेज उसका यूज कर लेते हैं। अगर हम किसी प्रोसेस में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं तो उससे भी हम बायोटेक ही कहेंगे। अब ये जीएमओ है क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में कोई बदलाव कर दिया गया तो उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म इन विच जीन इज मैनिपुलेटेड, जीन में कोई बदलाव कर दिया गया। जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, तो बीटी कॉटन जो है ना वो एक जीएमओ का एग्जाम्पल है। बीटी कॉटन एक प्लांट है और इसके अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम के बैक्टीरिया का। तो अगर हम जीएमओ का भी यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस में तो भी बायोटेक कहलाएगा। यूज ऑफ जीएमओ टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। इसके अलावा आईवीएफ लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ये भी बायोटेक का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी केस हैं। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस कराया गया। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो किसी डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना भी बायोटेक है। इसके अलावा किसी जीन के सिंथेसिस करना और उसको यूज करना, किसी जीन को करेक्ट करना, डिफेक्टिव जीन कोई है, खराब जीन है और उसको सही करना भी
बायोटेक है और इसे हम जीन थेरेपी के नाम से अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ईएफबी यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बायोटेक की जो डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन में जो बायोटेक का ट्रेडिशनल व्यू, परंपरागत व्यू है, उसको भी लिया गया है और जो मॉडर्न व्यू है उसे भी लिया गया है। तो डेफिनेशन क्या कहती है ईएफबी की? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इज बायोलॉजी। तो अगर हम बायोलॉजी जो है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल के साथ, सेल का कोई पार्ट या मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे दही बन रहा हो प्रोडक्ट है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो बच्चा है वो, मतलब एक ऐसा कपल जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो आईवीएफ सेंटर ने या जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है उसने हेल्प की, यानी ये सर्विस हो गई। तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का, सेल का, उसके पार्ट का मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज करते हैं, दैट इज बायोटेक। अब जैसे प्रोजेस्ट्रोजन नाम का एक केमिकल और एक प्रोजेस्ट्रॉन आपने सुना होगा, तो प्रोजेस्ट्रोजन जो है ना, ये प्रोजेस्ट्रॉन की तरह काम करता है। इसका मतलब प्रोजेस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का एक मॉलिक्यूलर एनालॉग है। एनालॉग का मतलब उसी के जैसा। तो जैसा काम प्रोजेस्ट्रॉन करता वैसा ही काम प्रोजेस्ट्रोजन करता है, और इसलिए प्रोजेस्ट्रोजन को हम कहेंगे ये प्रोजेस्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर एनालॉग है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दो कोर टेक्निक के बारे में। तो अब हम यहां पर बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। हमारे पास दो ऐसी कोर टेक्निक हैं, कोर का मतलब होता है मुख्य, जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ। इसमें से एक टेक्निक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरे का नाम है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग उस टेक्निक को कहते हैं जिसके द्वारा हम जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल धरती पर दो ही है, डीएनए एंड आरएनए, और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज करते, मतलब जीनोटाइप को चेंज करते हैं, और जीनोटाइप को चेंज करने से फिनोटाइप चेंज हो सकता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का यह मतलब है कि हम लैब में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जो कंटामिनेशन फ्री हो। द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू enable the growth of only desired microbe or cell in large quantities। यानी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जब नहीं थी टेक्निक, तो जब हम लैब में किसी माइक्रोब को ग्रो कराना चाहते थे, तो अनडिजायरेबल माइक्रोब भी ग्रो कर जाते थे, कंटामिनेशन हो जाता था। लेकिन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के द्वारा हम स्टेराइल एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पॉल बर्ग को कहा जाता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस टेक्निक को कोहेन एंड बोयर के द्वारा डेवलप किया गया, और इन्होंने ही 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स की बात करते हैं। भाई अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके लिए कुछ टूल चाहिए। भाई खेती करनी तो कुछ टूल चाहिए ना, खुरपी, हंसिया, फावड़ा, ये सब चाहिए होगा, हल, बैल, ट्रैक्टर। तो वैसे ही अगर हम आरडीटी की बात करें तो क्या टूल चाहिए? 5 की टूल चाहिए होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पे। इसे मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ के नाम से भी जानते हैं। लाइगेज एंजाइम, डीएनए को जोड़ने के लिए। पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। होस्ट चाहिए, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करके लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएंगे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट तक ले जाने के लिए हमें वेक्टर चाहिए। तो 3 तो एंजाइम चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब आरई चाहिए हमें, आरई, लाइगेज, पॉलीमरेज, और 2 हमें चाहिए और चीजें, एक होस्ट और वेक्टर। अब बेसिक स्टेप की अगर हम बात करते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में कोई बदलाव कर दिया जाए, और ये बदलाव जानबूझ के किया गया, क्योंकि अपने आप अगर बदलाव हो रहा है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं।
तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने में 3 बेसिक स्टेप होते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। भाई हम उस डीएनए की पहचान करेंगे जिसके अंदर वो खूबियां हों जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, तो दूसरा इंट्रोडक्शन करेंगे। और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर डिजायर्ड डीएनए इनटू प्रोजेनी सेल। तो आईआईएम से आप याद कर सकते हैं। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, आई का मतलब इंट्रोडक्शन और एम का मतलब मेंटेनेंस। तो आईआईएम जो है ये 3 बेसिक स्टेप हो गए जीएमओ बनाने के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में हम इसे आरडीटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा एक एम होता है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है या कोई ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो। तो हम समझने के लिए ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हम इंसुलिन हार्मोन बनाने जा रहे हैं। हम दुनिया भर के हजारों लाखों डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं जिनको डायबिटीज है, और उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन उनको लगाना पड़ेगा। अब आप अपना इंसुलिन तो दोगे नहीं, तो हमें लैब में बनाना है आरडीटी का यूज करके। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आरडीटी में हमें 7 स्टेप चाहिए होंगे। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर हमने इंसुलिन जीन ले लिया ये वाला, और इधर हमने प्लाज्मिड ले लिया, दोनों को जोड़ के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिए। ठीक है। अच्छा, अभी जो इंसुलिन जीन है इसको हम डिजायर डीएनए, एलियन डीएनए, सोर्स डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कई सारे नाम से जानते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी में 7 स्टेप होते हैं। एनसीईआरटी में टॉपिक बहुत ही रैंडम दिया हुआ है, तो हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस चैप्टर को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। भाई हमें इंसुलिन जीन चाहिए ना, तो हम इंसुलिन जीन कहां पर, हमारी सेल के अंदर है, तो अपनी सेल से हम डीएनए निकालेंगे 2.2 मीटर लॉन्ग। और उस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए पे आपने अभी पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि उस पे 30,000 जीन है और एक इंसुलिन का जीन उसी में है। तो इंसुलिन जीन को हमें निकालना, लेकिन उसके लिए हमें पहले डीएनए आइसोलेट करना है। डीएनए को निकालने के बाद पूरा डीएनए तो काम का है नहीं 2.2 मीटर, उसमें तो हमें एक जीन चाहिए। तो अब फ्रेगमेंटेशन और डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी आरई से हम डीएनए को काट देंगे। जब डीएनए को काटेंगे तो डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, और उन टुकड़ों में हमारा जो डिजायर डीएनए है इंसुलिन जीन वो कहीं खो गया, तो हम उसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट कैसे, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जितने भी टॉपिक हैं 1 2 3 इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4, जब हमें डिजायर डीएनए मिल गया मतलब इंसुलिन जीन, तो अब उसको हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड लाइगेशन। लाइगेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर या प्लाज्मिड एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी चौथे स्टेप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। होस्ट के अंदर क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा इंसुलिन चाहिए। तो होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के लिए हमने वेक्टर का यूज किया, और फिर इस होस्ट को हम कल्चर कर लेंगे। कल्चरिंग द होस्ट इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, बायोरिएक्टर यूज करेंगे। बड़े स्केल पे हम डीएनए को इस होस्ट को ग्रो कराएंगे जिससे हमें बहुत सारा इंसुलिन मिले, और लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट इज द इंसुलिन हार्मोन, और उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो 7 स्टेप हमारे पास हैं, वन बाय वन इन सभी स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 7वां स्टेप खत्म होगा चैप्टर टाटा बाय बाय गया। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को कैसे हम आइसोलेट करते हैं। तो भाई हम ये जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। न्यूक्लिक एसिड के अलावा और कोई जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ केवल वायरस में पाया जाता है। अब अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, और आप तो जानते हैं सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और फिर डीएनए है उसके अंदर। तो मुझे डीएनए अगर निकालना है तो मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा ना दीवारों को। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी तो सेलुलोज एंजाइम यूज कर लेंगे, नीट में पूछा गया। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है तो काइटिनेज एंजाइम यूज कर लेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी तो लाइसोजाइम एंजाइम का यूज कर लेंगे।
इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी बेटा। तो लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। आरएनए के लिए आरएनएज या राइबोन्यूक्लियोज यूज कर लेंगे, लेकिन डीएनए के लिए डीएनए मत यूज कर लेना, क्योंकि डीएनए चाहिए। अगर डीएनए डाइजेस्ट कर दोगे तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो हमें डीएनए नहीं डाइजेस्ट करना है। तो जब इन सबको हम डाइजेस्ट कर देंगे, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल, तो अब हमें डीएनए मिल जाएगा। उस डीएनए को हम प्रेसिपिटेट कराएंगे चिल्ड इथेनॉल। बहुत बार नीट में पूछा गया, 3 बार सवाल चिल्ड इथेनॉल का ही आया है। तो चिल्ड इथेनॉल में हम जो डीएनए उसको प्रेसिपिटेट करा लेंगे। तो प्रेसिपिटेट कराने के बाद जो डीएनए होगा ये थ्रेड के फॉर्म में हमें नजर आएगा, और फिर इस डीएनए को हम यहां से बाहर निकालेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। ये भी नीट में पूछा जा चुका है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, एक काम हमारा हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, फ्रेगमेंटेशन और डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरई से हम लोग डीएनए को काटेंगे। अब पहले आरई की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग। 1963 में ई कोलाई के अंदर कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चला, जो बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे, और इसीलिए एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा गया। रेस्ट्रिक्शन मतलब ये बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकता है। ये भी नीट में पूछा गया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इसे बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। अब ई कोलाई में जो 2 एंजाइम थे पता चले 1963 में, उनमें एक एंजाइम डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ता था जिसे मिथाइलेज कहा गया, इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है। दूसरा वाला एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे काटता था उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या आरई कहा गया, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ कहा गया। Restriction in RE refers to the ability of enzyme to restrict the growth of virus in bacteria। और अब न्यूक्लियस पे चलते हैं जरा। न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को एंड से काट के न्यूक्लियोटाइड निकालता रहता है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है ये डीएनए को या डीएनए की बैकबोन को काटता है डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। पहला जो आरी था बेटा वो था पहला आरी था हिंड-2। हिंद पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, नहीं हिंद सेकेंड हिंड-2 नहीं, दिस इज हिंड-2। ये पहला आरी था। अभी हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं, और ये बैक्टीरिया के 230 से ज्यादा स्ट्रेन से निकाले जा चुके हैं। तो 230 स्ट्रेन से 900 से ज्यादा आरी खोजे जा चुके ऑलरेडी। और 900 तो नहीं, लेकिन हमें 9 आरी याद करने, 9। तो 2 तो हमें पता चल गए, इको R1 एंड हिंडी-2। अब इनका नाम कैसे रखा जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ आर, इसके लिए कुछ मेथड हमारे पास है। जैसे इको R1 नाम का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इश्चर्चिया कोलाई RY13 नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया, जहां पर इश्चर्चिया जीनस है, कोलाई स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज है, और RY13 स्ट्रेन है। तो देखो नाम का, एंजाइम के नाम का जो पहला लेटर होता है वो जीनस से लिया जाता है, तो इश्चर्चिया से ई ले लिया गया। दूसरा और तीसरा जो लेटर होता है वो स्पीसीज के नाम से लिया जाता है, कोलाई से सीओ ले लिया गया, इको बन गया। चौथा जो लेटर होता है वो स्ट्रेन से लिया जाता है, स्ट्रेन RY13 है तो वहां से आर ले लिया गया। और जो रोमन नंबर आता है नाम के आखिर में वो बताता है सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को। तो हिंडी-2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया, जहां पर देखो नाम का जो पहला लेटर है वो जीनस से आ गया एच, अगले जो 2 लेटर हैं दूसरा तीसरा वो इन्फ्लुएंजी स्पीसीज से आ गया, जो डी है ये स्ट्रेन से ले लिया गया, आरडी में आर डी ले लिया गया, और जो सेकंड है मतलब ये जो रोमन नंबर 2 लिखा हुआ है ये बताएगा सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को। अब जो डीएनए है, इस डीएनए में आरी किसी विशेष जगह से काटता है। अब किस जगह से काटेगा, उसके लिए हर एंजाइम का अपना एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जिसको पहचानता है, और वो सीक्वेंस जहां पर पाया जाएगा डीएनए में उसे हम रिकॉग्निशन साइट कहेंगे। और साइट पे उस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाया जाएगा जो 6 बेस पेयर का बना होता है। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है हर आरई के लिए, यानी अलग अलग आरई का अलग अलग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, और ये
पैलिंड्रोमिक होता है। जैसे इको R1 के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में GAATTTC है, और आरई केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काट सकता है। अब पैलिंड्रोम जरा समझ लेते हैं। पैलिंड्रोम का वैसे मतलब होता है ऐसे वर्ड जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम मीनिंग देते हो, जैसे कनक हो गया, मलयालम हो गया, जलज हो गया, ये सब पैलिंड्रोम है। लेकिन डीएनए को अगर आप देखें तो GAATTC, यहां तो पैलिंड्रोम नहीं लग रहा, लेकिन जब दोनों स्ट्रैंड को आप इन्वॉल्व कर लो और 5 से 3 में पढ़ो तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में GAATTC और नीचे वाले में 5 से 3 पे चलोगे तो GAATTC, पैलिंड्रोम मिल गया। 3 से 5 पे अगर पढ़ोगे तो दोनों स्टैंड पे 3 से 5 पढ़ो। जैसे ऊपर वाले स्टैंड में 3 से चलोगे तो CTTAG, और यहां पर 3 से चलोगे CTTAG, तो पैलिंड्रोम बन गया। तो डीएनए का पैलिंड्रोम शब्दों के पैलिंड्रोम से थोड़ा सा अलग है। ये वैसा सीधा सीधा पैलिंड्रोम नहीं, कनक की तरह या जलज की तरह या जहाज की तरह या मलयालम की तरह, ये थोड़ा सा अंतर है, अलग है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होते हैं वो 6 बेस पेयर के बने आपको दिखाई दे रहे हैं। 900 एंजाइम है, सबका अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, लेकिन आपको केवल एक एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस याद रखना है। बाकी अगर कोई पूछा गया तो आप उसमें पैलिंड्रोम ढूंढ लोगे, आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता चल जाएगा। ये यही सीक्वेंस नीट में 4 बार पूछा जा चुका है। अब आरई काम कैसे करता है? तो सबसे पहले जो आरई होता है वो डीएनए की पूरी लेंथ की जांच पड़ताल करता है, इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्शन करने के बाद उस आरई को जहां जहां उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां वहां वो बाइंड करके और डीएनए को काट देता है, यानी बैकबोन को काटता है। और बैकबोन को काटता है सेंटर से थोड़ा सा अवे, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर इसलिए काटता है भाई, अगर देखो सेंटर से काट देगा, जैसे इको R1 है और इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, अगर ये सेंटर से काट देगा तो फिर स्टिकी एंड नहीं बनेंगे। तो सेंटर से थोड़ा सा अवे काटता है। तो आप देखो ये सेंटर हो गया, सेंटर से अवे ये G और A के बीच कट करता है। ये आपको याद भी रखना है कि इको R1 जब उसको GAATTC सीक्वेंस मिलता है तब ये G और A के बीच में कट करता है प्लाज्मिड यानी वेक्टर डीएनए को और डिजायर्ड डीएनए दोनों को सेम आरई काटेगा। तो दोनों को इको R1 ने काटा, और काटने के बाद जब इसको आपने काटा तो आप देखो यहां पर AATT स्टिकेंड बना, AATT नाम का स्टिकेंड बना, और यहां पर जब काटेंगे तो यहां भी AATT नाम का स्टिकेंड बनेगा। और ये जो स्टिकी एंड है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और डीएनए लाइगेज इनको आपस में इनकी बैकबोन को जोड़ देगा। यानी जो स्टिकीनेस है, स्टिकेंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टिकीनेस शो करते हैं, और स्टिकीनेस डीएनए लाइगेज के काम में हेल्प करती है। और अगर सोचो कि सेंटर से काटे मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उस केस में स्टिक एंड नहीं बनेंगे, ब्लंट एंड बन जाएंगे। इको R5 नाम का एक आरई है जो ब्लंट एंड बनाता है, बाकी सब स्टिकी एंड का ही फॉर्मेशन करते हैं। नीट में सवाल पूछा गया था ब्लंट एंड का इको R5, लेकिन एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से सारे आरई स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करते हैं, और स्टिकी एंड इसलिए बनता है क्योंकि ये सेंटर से अवे काटता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये असर्शन रीजन में नीट में सवाल पूछा जा चुका है। अच्छा, आप जरा एक चीज और सोचो, अगर वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड डीएनए और डिजायर डीएनए को अलग अलग आरई काटे, तो अलग अलग आरई काटेंगे तो अलग अलग तरह के रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे, अलग अलग सीक्वेंस होंगे तो अलग अलग स्टिकेंड बनेंगे, और अलग अलग स्टिकेंड बनेंगे तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तभी बनना पॉसिबल है जब वेक्टर डीएनए और डिजायर डीएनए को सेम आरई काटे। 2 बार नीट में सवाल ये भी आ चुका है। चलो, तो अब आते हैं लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो फॉर्मेशन है, ये आप देख रहे हैं कि एक प्लाज्मिड डीएनए है और ये डिजायर डीएनए, इसको जोड़ के और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया गया। और प्लाज्मिड के पास ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम का सीक्वेंस होता है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन एंड बोयर के द्वारा 1972 में बनाया गया था। 1972 में
इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के प्लाज्मिड का यूज किया था। ये आप देखो जरा, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और ये जो ई कोलाई इसको ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। अब ये जो ई कोलाई है, इसके अंदर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये नेचुरली नहीं था, ये हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किया है, और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की वजह से ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया, मतलब उसके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप पे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा जो स्टेप है उसमें हमने डीएनए के फ्रेगमेंट कर दिए, और उन फ्रेगमेंट में हमारा डिजायर्ड डीएनए कहीं खो गया, तो अब हम डिजायर्ड डीएनए को बाकी डीएनए से अलग करेंगे, और सेपरेशन करने का जो तरीका है, दिस इज एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत सवाल यहां से आ रहा है, और गिने चुने सवाल आ रहे हैं, तरीका समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, आरएनए पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन पे नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूरॉन के अंदर जब आप एक्सॉन के अंदर नर्व कंडक्शन पढ़ते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। तो डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट होता है PO4 3-। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो डीएनए को एसिडिटी भी देता है और नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड करता है। एग्रोजेल एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया गया। सीवीड तो आप जानते हैं एल्गी होते हैं, और अभी आपने ये भी पढ़ा इवोल्यूशन में, जस्ट पिछले चैप्टर में, कि जो सीवीड है कितने साल पहले अपीयर हुए थे? 320 माया, 320 मिलियन ईयर एगो। जो ज्वालेस फिशेस थे 350 माया पहले अपीयर हुए, है ना। तो अब यहां पर एक एग्रोज जेल प्लेट दिखाई गई आपको, और इस प्लेट में यहां पर ये वेल दिखाए गए हैं 4, और इनके अंदर डीएनए को भर दिया गया वेल्स के अंदर। डीएनए निगेटिवली चार्ज है। फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, और वेल की तरफ कैथोड है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, और वेल से दूर एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप जानते हैं कि भाई अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो निगेटिवली चार्ज डीएनए कैथोड की तरफ है, कैथोड इसको रिपेल करेगा और एनोड इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डीएनए मूव करना शुरू करेंगे इस जेल के थ्रू। अब जब मूवमेंट होगा तो जो डीएनए का टुकड़ा जितना छोटा होगा वो वेल से उतनी दूर तक मूव करेगा, यानी एनोड के उतना नजदीक आ जाएगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। जितना छोटा टुकड़ा होगा उतना ज्यादा दूर तक मूव करेगा, यानी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करेगा कि डीएनए का साइज कितना है। साथ ही साथ जरा सोचो कि यहां पर जो जेल है, अगर उस जेल को हम गाढ़ा कर दें तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा। जेल अगर पतला होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, तो मूवमेंट ज्यादा होगा, यानी जो मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ जेल के इनवर्सली रिलेटेड है। ये भी नीट में सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी में लिखा नहीं इस बात को। अच्छा, एग्रोज जेल जो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी जो जेल होता है उसमें बहुत सारे पोर बन जाते हैं, और उन पोर के थ्रू डीएनए मूव करता है। अब जब डीएनए मूव कर जाता है तो डीएनए के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये डीएनए अभी दिखाई नहीं देगा आपको। डीएनए विजिबल लाइट में और बिना स्टेनिंग के नजर नहीं आएगा। दोनों काम करने हैं, स्टेनिंग भी करनी है और लाइट भी आपको डालनी, यूवी लाइट। तो स्टेनिंग ऑफ डीएनए इथिडियम ब्रोमाइड से करेंगे, और उसके बाद एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, और तब आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड डीएनए के नजर आएंगे। बहुत बार नीट में सवाल आ चुका है। अगर आपने स्टेन कर दिया, यूवी लाइट नहीं डाली, तब भी नजर नहीं आएगा। आपने स्टेन नहीं किया, यूवी लाइट डाल दी, तब भी नजर नहीं आएगा। दोनों काम करने हैं, आपको स्टेनिंग भी करनी है और यूवी लाइट भी डालनी, तब जाके आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड नजर आएंगे। और जब आपको बैंड नजर आने लगेंगे तो आपका जो डिजायर्ड डीएनए है उसको जेल पीस से काट के निकाल लिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड इल्यूजन। जब हम वो चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को निकालते थे उसे स्पूलिंग कहते थे, लेकिन यहां पर जब डीएनए को हम जेल पीस से काट के निकाल रहे हैं ना प्लेट से बाहर, तो इसे हम इल्यूजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिजायर्ड डीएनए मिल गया।
अब उस डिजायर्ड डीएनए को हम एम्पलीफाई कर लेंगे, उसकी कॉपी बना लेंगे ताकि हम मल्टीपल टाइम यूज कर पाए। और डीएनए के एम्पलीफिकेशन के लिए हम पीसीआर का यूज करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलिस के द्वारा इस टेक्निक को डेवलप किया गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको दिया हुआ है, फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। पीसीआर इज यूज्ड फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए इन विट्रो। लैब में हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। पीसीआर में हर साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। डिनेचुरेशन पहला, एनिलिंग ऑफ प्राइमर दूसरा और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर तीसरा स्टेप हो जाएगा। डिनेचुरेशन में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारा डिजायर्ड डीएनए, उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं हाई टेम्परेचर के द्वारा, 70 डिग्री सेल्सियस करीब टेम्परेचर। डिनेचुरेशन में डिजायर्ड डीएनए को जब हमने ये डिजायर्ड डीएनए हमारा है, इसको हमने डिनेचर किया, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। फिर हमने एनिलिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर को हमने जोड़ा। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जो होता है, दिस इज केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ऑलिगो मतलब कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड यहां पर होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। ये 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए से अटैच होते हैं। देखो 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए पे ये G80 नाम का जो प्राइमर है अटैच कर दिया गया, और यहाँ 3 प्राइम एंड पे G80 नाम का प्राइमर अटैच कर दिया गया। तो वन सेट ऑफ प्राइमर, ये भी पूछा गया, वन सेट ऑफ प्राइमर, नॉट वन सेट नहीं, 2 सेट ऑफ प्राइमर का यूज करते हैं। 2 सेट ऑफ प्राइमर का यहां पर यूज किया जाता है, ये भी एनसीईआरटी ने एकदम अच्छे से लिख के दिया है। तो 2 सेट प्राइमर के यूज करते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, और एक्सटेंशन के लिए हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहां काम करेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो आप जानते हैं कि प्रोटीन एंजाइम है, 40 डिग्री के ऊपर डिनेचर हो जाएगा। यहाँ पीसीआर में टेम्परेचर 70 डिग्री के ऊपर है, तो यहाँ स्पेशल टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाएगा। ये टैग पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस नाम के थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकाला गया। ये थर्मस एक्वेटिकस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये हॉट स्प्रिंग में, सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। और उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, तो उसका एंजाइम भी काम कर रहा है, और उसी से एंजाइम निकाला गया। टैग में टी थर्मस से आया है, एक्यू एक्वेटिकस से आया है। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाएगा, और इस एंजाइम के द्वारा हम कॉपीज बना लेंगे। साथ ही वो सबस्ट्रेट भी यूज करते हैं। आप जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट होता है डीएनटीपी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है, और इससे एक डीएनए से 2 कॉपी बन गए। तो एक साइकिल में 2 कॉपी, 2 साइकिल में 4, 3 बार में 8, 4 बार में 16। यानी नीट अभी 25 में सवाल पूछा गया था, कितनी कॉपी बनेंगी? टू द पावर n नंबर ऑफ साइकिल। जितनी साइकिल चलाओगे, मान लो 4 साइकिल चलाओगे, तो टू द पावर 4। तो टू द पावर 4 का मतलब 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 कॉपी बन गई 4 बार में। तो ये फॉर्मूला भी पूछा जा चुका आपके नीट में। और अगर 30 बार साइकिल चलाएंगे तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी। 1 अरब 100 करोड़, 30 बार में 100 करोड़ कॉपीज यहां पर तैयार हो जाएंगी। अब इतनी सारी कॉपी अगर हमारे पास है, तो हम इन कॉपीज को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं वेक्टर से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। अब वेक्टर के तौर पे किसको हम यूज कर सकते हैं? क्योंकि आपने देखा ना कि भाई एक टूल हमारे पास वेक्टर भी चाहिए, क्योंकि वेक्टर की मदद से ही हम अपने डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, तो वेक्टर कौन हो सकता है? प्लाज्मिड हो सकता है वेक्टर, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, बीएससी और वाईएससी, ये आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ी, ये भी वेक्टर है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और कॉस्मिड भी हो सकता है। कॉस्मिड नीट में पूछा गया है, ये लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। कॉस्मिड को छोड़ के बाकी चारों एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। अब प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकते हैं, उनका रेप्लिकेशन दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। बैक्टीरियोफेज का साइज चूंकि छोटा होता है, वायरस है ये, इसलिए इनका कॉपी नंबर बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा है। प्लाज्मिड का नंबर 1 या 2 होता है जनरली बैक्टीरिया के अंदर, कभी कभी 15 से 100 हो सकता है, और कभी कभी 100 से ज्यादा भी हो सकता है। अब एक आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया गया, PBR322। एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जिसे पी का मतलब प्लाज्मिड ही बता रहा है। बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इस प्लाज्मिड को बनाया गया, और ये जो प्लाज्मिड है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब कौन कौन से फीचर होने चाहिए वेक्टर के पास?
तो वेक्टर के पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो इसके पास ओराई चाहिए, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। तो ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट, ये तीन चीजें किसी भी वेक्टर के पास होनी चाहिए, और पीबीआर 322 के पास ये तीनों चीजें हैं। देखो, ये इसको पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा आप कर सकते हो कि एक सर्कल बना के आप उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जो ऑड वाले हैं 1 3 5 7 देख लो। एक पे रोप है, ये रोप उस प्रोटीन के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होती है। 3 पे ओराई है, 5 पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और 7 पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो आप देखो कि प्लाज्मिड या वेक्टर के पास फीचर 3 चाहिए, ओराई चाहिए, और पीबीआर 322 के पास ओराई है। सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और यहां पर दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और यहां रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, और यहां देखो रिकॉग्निशन साइट 8 हैं, PVU2, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HindD3, BAMH1 और SAL1। तो 8 हैं। तो जितनी चीजें चाहिए सारी चीजें इस PBR 322 के पास हैं। ये निमोनिक है, 1 3 5 7 रोड से याद कर सकते हो। एक नंबर पे रोप है, 3 पे ओराई है, 5 पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, 7 पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब रोप कोड फॉर द प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो रीजन है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। और ओराई कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। भाई प्लाज्मिड की कितनी कॉपी बनेंगी, 1 2 15 100 या उससे ज्यादा, ये ओराई ही कंट्रोल करता है। यानी अगर हम किसी प्लाज्मिड की ज्यादा कॉपी बनवाना चाहते हैं तो हम एक ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसका ओराई ज्यादा कॉपी को सपोर्ट करता हो। ये देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो यहां दिखाई दे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां पे प्रेजेंट होगा। और जो दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं इनमें 4 साइट हमारे पास है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जिन पे PST1 और PVU1, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिन पे BAMH1 या SAL1। इन 4 में से कहीं पर भी हम डिजायर्ड डीएनए को जोड़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे हम डिजायर्ड डीएनए को इन 4 में से किसी साइट पे जोड़ेंगे, जैसे हमने BAMH1 पे जोड़ा तो BAMH1 पे यहाँ काटना पड़ेगा ना। यहाँ पर BAMH1 साइट है, यानी BAMH1 एंजाइम यहाँ कट करेगा, और जब यहाँ काटेगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहां से यहां तक उस जीन का कुछ हिस्सा आपने काट दिया तो जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। SAL1 पे काटेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म। PVU1 पे काटेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। PST1 पे काटेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो 8 साइट टोटल हैं, जिनमें से ये 4 साइट आपको याद करनी है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की 2 साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की 2 साइट सवाल नीट में खूब पूछे गए हैं। ठीक, अब देखो, जैसे करें कि ये PBR 322 है। अगर इस PBR 322 को हम सीधे किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दें तो इस घटना को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गए। इस दूसरे वाले इकोलाई के अंदर हमने क्या किया कि यहां पर हमने BAMH1 पे डिजायर्ड डीएनए जोड़ दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, और इस बैक्टीरिया के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है BAMH1 वाली साइट पे जोड़ के। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन इस बैक्टीरिया में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम नहीं बनाया, सीधे PBR डाल दिया तो इसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, और इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला तो इसे रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। और दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है। यानी ट्रांसफॉर्मेंट दो तरीके के हो गए, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर मैं इन दोनों को, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों को एम्पिसिलिन में डाल दूं तो कौन जिंदा रहेगा? दोनों, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सुरक्षित है। अब मैं कहूं दोनों को मैंने टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया, कौन सर्वाइव करेगा?
नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई, क्योंकि हमने BAMH1 पे काटा है और BAMH1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर की साइट है। यानी इस केस में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज द सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि उस जीन की मदद से आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इन दिस केस यानी BAMH1 या सेल1 के केस में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होगा, और अगर PST1 या PVU1 की बात कर दे तो वहां एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होगा। यानी PBr322 वेक्टर के पास दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं। नॉर्मली कोलाई में एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और कैनामाइसिन के प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं। ये चारों एंटीबायोटिक हैं, इनके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी नॉर्मली कोलाई के केस में ये जो चार हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो होंगे वो ई कोलाई के लिए सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। क्लियर है बात? अब अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में हमारे पास कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बहुत ज्यादा इस समय नीट में पूछा जा रहा है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ना, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जिससे ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है। आपको बस सीधे याद करना है कि अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बन रही तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होंगी, और अगर कलरलेस कॉलोनी है तो फिर रिकॉम्बिनेंट होंगी। यानी आप कलर से बता देंगे कौन सी रिकॉम्बिनेंट और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी आप कैसे पहचान रहे थे? बैक्टीरिया मर जा रहा था टेट्रासाइक्लिन में तो कहा था ये रिकॉम्बिनेंट, और जो बैक्टीरिया जिंदा रहा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी यहां पर आप कलर से पहचान लोगे। ब्लू कलर की कॉलोनी नजर आई, आपने कहा ये तो भैया नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और व्हाइट कलर की कॉलोनी नजर आई तो आपने कहा कि ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो बस आप कलर सीधे ध्यान रखो, इस समय ज्यादा ये कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है ना, इसमें बाहर से डीएनए को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, और जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो फिर एंजाइम नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और ब्लू कलर नहीं आएगा। सीधी सी बात है। ठीक, अब आते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट के तौर पे कौन हो सकता है? तो ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, अब इसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या हम तरीके यूज कर सकते हैं? देखिए, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और इसको हमको सेल के अंदर भेजना है, लेकिन सेल के अंदर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन लाइपोफिलिक, इसको लिपिड से प्यार है, उसको पानी से प्यार है, और हाइड्रोफिलिक चीज लाइपोफिलिक चीज से क्रॉस नहीं कर सकती। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डीएनए इस लाइपोफिलिक मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाए। क्या करेंगे? पहला तरीका हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए। अगर बैक्टीरिया होस्ट है तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजने के लिए हम हीट शॉक मेथड यूज करते हैं, और बैक्टीरिया में हमें साइटोप्लाज्म के अंदर यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाना है, यानी दो बाउंड्रीज को क्रॉस कराना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, जैसे कैल्शियम आयन। डाइवैलेंट का मतलब दो चार्ज हो और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो। जब हम डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पोर हो जाएंगे, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन पोर से होता हुआ आ जाएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। फिर इस बैक्टीरिया को हम आइस पे रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर आइस पर रखेंगे। तो आइस, हीट शॉक, आइस, और इतना करने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। तो चार काम हमने किए, कैल्शियम ट्रीटमेंट किया, आइस, हीट शॉक, आइस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर पहुंच गए। दूसरा है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ये प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं, बहुत पूछा जा रहा है। बायोलिस्टिक मेथड में जो माइक्रो पार्टिकल, जो बुलेट है, भाई गन है तो बुलेट भी होंगी, बुलेट को माइक्रो पार्टिकल कह रहे हैं। ये गोल्ड या टंगस्टन की बनी है,
पूछा गया नीट में, और इनके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लपेट के और बुलेट को फायर कर देते हैं प्लांट सेल के ऊपर, और सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बुलेट के साथ पहुंच जाता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड ये एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, और इसमें छोटा सा निडल होता है, माइक्रो नाम ही पता, माइक्रो इंजेक्शन छोटा सा इंजेक्शन है, जैसे इंजेक्शन में दवाई भर के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए भर के इंजेक्शन के अंदर सीधे एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। डिसार्म पैथोजन मेथड ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। प्लांट के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, और एनिमल के लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, लेकिन इनको डिसआर्म करने के बाद, डिसआर्म मतलब निहत्था करने के बाद, क्योंकि ये दोनों ही डिजीज कॉज करते हैं, तो डिजीज कॉज करने वाली प्रॉपर्टी को खत्म करने के बाद हम इनको यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। जैसे प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट का। डाइकॉट प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है, और इसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड के पास टीडीएनए है, और इसके द्वारा ये डाइकॉट प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, बीमारी कॉज कर देता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस टीडीएनए को काट दिया, और यहां पर काट के डिजायर्ड डीएनए जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब जैसे टीडीएनए को काटेंगे, आप जानते हैं किसी डीएनए को जैसे हम काटते हैं उसके अंदर की प्रॉपर्टी खत्म, तो टीडीएनए के अंदर जो ट्यूमर कॉज करने की प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। लेकिन इस प्लाज्मिड के अंदर अपने डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने की क्षमता है, तो अब ये वेक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेगा, हमने इसको डिसार्म कर दिया। एनिमल में जो रेट्रोवायरस होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, यहां साइंटिस्ट ने रेट्रोवायरस को डिसार्म कर दिया ताकि डिजीज कॉज ना करें, लेकिन वेक्टर की तरह काम करें। छठा स्टेप, कल्चरिंग द होस्ट इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। बड़े स्केल पे क्यों कल्चर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने दुनिया का ठेका ले लिया है कि सबको डायबिटीज के लिए इंसुलिन देना है, तो अगर हम स्मॉल स्केल कल्चर लैब में करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लेवल पे प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हम यूज करेंगे लार्ज वेसल का, जिन्हें हम बायोरिएक्टर कहते हैं, जिनका वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर होता है। और जो बायोरिएक्टर होते हैं, देखो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यूज करते हैं, इसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है, मोटर लगी होती है, मोटर से एक रॉड लगी हुई है ना, उससे एम्पलर लगे हुए हैं, और ये घूमता रहता है जिससे रिएक्टर कंटेंट मिक्स होता रहता है ना। यहाँ पर सैंपलिंग पोर्ट होता है जहां से सैंपल समय समय पर निकालते रहते हैं, यूज्ड मीडियम को निकालते रहते हैं, यहाँ पर एक तरफ से न्यूट्रिएंट या फ्रेश मीडियम को ऐड करते रहते हैं, और मीडियम मिक्स होता रहे उसके लिए यहाँ पर एजिटेटर सिस्टम लगाया गया। तो बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम यानी मिक्स करने वाला सिस्टम है, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, नीट 25 का ही सवाल है, एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट, ये सब लगाए जाते हैं। सबसे कॉमनली यूज जो बायोरिएक्टर होते हैं दीज आर स्टीरिंग टाइप, ये भी सवाल नीट में आ चुका है। स्टीरिंग टाइप के बायोरिएक्टर दो होते हैं, एक सिंपल होता है और एक स्पार्ज होता है। सिंपल जो अभी आपने देखा वो सिंपल वाला था, स्पार्ज वाले में केवल क्या करते हैं कि जो एयर को पंप करते हैं वो बबल के फॉर्म में, एयर इज पंप इन द फॉर्म ऑफ बबल, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, प्रोडक्ट आउटपुट ज्यादा हो जाता है। अब अभी तक की जो कहानी आपने पढ़ी वो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग या बायोसिंथेटिक फेज कहलाती है। और अब आखिरी स्टेप नंबर 7, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, और इसी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को मिला के हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कह देते हैं, लेकिन और भी काम करते हैं। भाई प्रोडक्ट हमने प्यूरिफाई कर लिया, मार्केट में हम बेचेंगे, लेकिन मार्केट में जब हम इंसुलिन को बेचते हैं तो उस पर एक्सपायरी लिखते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हो जल्दी खराब ना हो, तो एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अगर दवाई है तो क्लिनिकल ट्रायल भी करते हैं, दवाई नहीं तो क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं और फिर मार्केटिंग करते हैं। तो ये सारे काम हमें करने होते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंतर्गत, और अब हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, और दुनिया भर के लोग इस प्रोडक्ट को खरीद के और अपना जो डायबिटीज है उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये काम किया एली लिली कंपनी ने 1983 में, जो कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, लगभग वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो आपके नीट में पिछले 38 साल में पूछी गई हैं। नीट जिसको आप पहले आईपीएमटी भी कहते थे, अब ये मत कहना कि 38 साल से नीट कहाँ हो रहा है, तो नीट को पहले आईपीएमटी के नाम से जानते, तो 38 साल के जितने सवाल हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं।
और उसके आसपास की चीजें बता दी जो और पूछी जा सकती हैं, जो अभी नीट में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन आज आगे पूछे जाने की संभावना, वो पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा और फिर कम से कम 38 साल के सवाल आप करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत।